बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साकिब। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की का सफ़र कैसा जा रहा है, आज हम इस पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि न्यूट्रल तज्ज़िये भी हम शामिल करें। इस वक्त में ज्वाइन किया है अजीज अवान साहब ने। खुश आमदीद कहेंगे सर शो में। जी शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी तरफ से। अजीज अवान साहब, क्या आप सुन सकते हैं? जी मैं सुन रहा हूँ आपको। अजीज अवान साहब, IMF की ये जो आखिरी किस्त है वो भी हमें अब मिल गई है। 4 साल का एक और प्रोग्राम हुकूमत वक्त करने जा रही है, तो IMF से छुटकारा दिलाने की ये पॉलिटिकल पार्टियां बात करती हैं, तो IMF के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर ये छुटकारा किससे चाहते हैं हम? नहीं देखिए, इस वक्त हमारे पास और हल कोई नहीं है। इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उसके पीछे नजर हमें IMF से जो किस्त है उसको हमें दोबारा भी IMF के पास जाना पड़ेगा। अगर मौजूदा समझौता हुई तो वो मैं समझता हूँ वो आखिरी प्रोग्राम समझे और उसके बाद वो एक तरह के काम करे और एक तरह के प्रोजेक्ट बनाए, एक तरह के स्वास्थ्य कलर का करे और मुल्क के अंदर इस तरह के सिस्टम शुरू हो कि जिससे हमें दोबारा IMF की तरफ ना जाना पड़े। एक दफा तो जो हमारा जाना है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है और ये एक मुल्क को मौजूदा जो बहरान है, माशी बहरान है, उससे निकालने के लिए हमें हर सूरत जाना पड़ना था और ये जाना हमारी कामयाबी है। अच्छा, आपको लगता है कि ये मौजूदा वफाकी हुकूमत अपना आईनी मुद्दा पूरा करेगी और जो चैलेंजेस है उनको उनके साथ नंबर आजमौदा हो जाएगी और ये तमाम चैलेंजेस को फुलफिल करने में कामयाब होगी? पोटेंशियल है इस हुकूमत में? जी मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो हमारे नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, वो बड़े मेहनती हैं और उन्होंने पहले भी जो साल सवा साल में बड़ी कोशिश करके उन्होंने 1.5 साल मुल्क को बहुत सारी चीजों से निकाला था और अब क्योंकि उनके साथ एक टीम ऐसी आ गई है कि जो मुल्क के साथ बड़ी सिंसियर है और उनके होते हुए हमें अच्छी तवक्को रखनी चाहिए। हमारे जो वजीर खजाना है वो इस वक्त बड़ी मेहनत कर रहे हैं, जो नए आए हैं, और इंशाअल्लाह ताला वो बड़े मेहनती हैं और बड़े उनका एक विजन है और वो बहुत सारे चैलेंजों से निपटा कर मुल्क को आगे लेके चलेंगे। अभी हमने जो हमारे वजीर दाखिला आए हैं वो भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो भी इस मामले में बहुत सारी चीजें पर दिन रात काम कर रहे हैं। जैसे नकवी साहब, ये जो बिजली चोरी है, गैस चोरी है, ये जो आपके सामने स्मगलिंग का माफिया है, इनके ऊपर बेशुमार चीजें हैं जिनके ऊपर तो मैं समझता हूँ इस वक्त वजीर आजम साहब के साथ एक ऐसी टीम आई है जो मुल्क के साथ मुखलत है और फिर फौजी क़यादत जो है वो दिन रात उनकी मुआवजत कर रही है हर मामले में, चाहे वो IMF का हो, चाहे वो मुल्क में किसी का हो। फिर हमारे मुल्क में आपको पता है अजीज अवान साहब, सवाल ले लिएगा। इस पूरे इस्लाम में आपने कहा कि बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं, बड़ी अच्छी टीम है, लेकिन ऑपोजिशन भी तो बड़ी अच्छी है। ऑपोजिशन टफ टाइम देगी। ऑपोजिशन कह रही है कि हम 1 साल भी नहीं चलने देंगे ये हुकूमत। देखिए ये कहने की बातें हैं, अपोजिशन के बाद अपोजिशन का कोई रीजन नहीं है। मौजूदा अपोजिशन को आप जितना भी मजबूत करें, लेकिन देखिए ये वो अपोजिशन है जिन्होंने 9 मई का वाकया करवाया, ये वो अपोजिशन है जिसने पाकिस्तान को बदनाम करवाया, ये वो अपोजिशन है जो अपने इसी पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया में नफरत सोशल मीडिया के जरिए फैला रही है। मुझे दुनिया का कोई एक ऐसा मुल्क दिखा दे जहाँ पे लोग अपने सिपा को मजबूत करते हैं। ये वहां का अपोजिशन है जो अपने सिपा के खिलाफ नफरत फैलाने की बातें करती है। अभी 2 दिन पहले हमारे 7 जवान शहीद हुए हैं जिनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे, एक कप्तान थे। मैं समझता हूँ कि अच्छा हो गया आपने इस तरफ क्वेश्चन किया है, तो मैं पाकिस्तान एक्स डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से मुतालबा करता हूँ। एक तो वो लोग जो 9 मई के लोग वाकयात में मुलव्वस हैं, हम उनको किसी सूरत माफी नहीं देंगे और अदालतें भी हमारे ऊपर रहम करें कि उनकी जमानतें ना लें। और दूसरा जो लोग असेंबली में वो लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो MLA हो, चाहे वो आम MP हो, जिनके ऊपर 9 मई के मुकदमात हैं, उनको अदालतें जो है उनकी ये जो है उनकी मेंबरशिप ये खत्म करें। और तीसरा मैं ये कहूंगा कि हमने ऐलान किया हुआ है कि 9 मई को, आने वाले 9 मई को इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान एक्स डेवलपमेंट सोसाइटी जो है वो पूरे मुल्क के अंदर एक फौज के साथ यकजहती के लिए प्रोग्राम करेगी और शहर में ये प्रोग्राम होंगे। और हम समझते हैं कि मौजूदा जो सिपहसालार हैं
हमारा उनके साथ इतना एक समझने के मुल्क के साथ उनका रिश्ता है कि वो पूरी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान को आला मुकाम दिलाने के लिए, पाकिस्तान को मसले से निकालने के लिए दिन रात एक किया हुआ है। अभी कल वो सऊदी अरब गए हुए थे, आज वो अपने वज़ीर आज़म साहब ने जो कमेटी का इजलास बुलाया हुआ था उसमें बैठे हुए थे। आप देखें उन्होंने तालियों के साथ उन्होंने पाकिस्तान को हर तरह से कैंसर से निकालने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है। और वो एक बेपसंद और ऐसे सिपाहसालार हैं कि जिनके अंदर दिन रात आप आंखें बंद करके कसम दे सकते हैं कि जो मुल्क के साथ बहुत बड़ा मुखलस है और वो बिल्कुल करप्शन के खिलाफ हैं और वो पाकिस्तान को पाकिस्तान की मंजिल की तरफ लेके जाना चाहते हैं। और हम ये समझते हैं कि जो इस मौजूदा सिपाहसालार के खिलाफ बात करेगा, हम गवर्नमेंट से मुतालबा करेंगे कि उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि हमारी इज्जत, हमारी शान, हमारी पहचान हमारे सिपाहसालार हैं। अच्छा और वो दिन रात इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा आवान साहब, ये भी बताइएगा कि अपोजिशन की जमातें बड़ी, उनमें खुशी की लहर है, स्पेशली सुन्नी इत्तेहाद में। बानी पीटीआई के 2 तोड़ फोड़ के केसेस ख़त्म हुए हैं। उनका कहना है कि ये सारे झूठे केसेस हैं। एक तो ये ख़त्म हो जाएंगे बहुत जल्द। दूसरा उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ से लेके दीगर नशिस्तें जिनके अदालत ट्रिब्यूनल में केसेस चल रहे हैं, वो नशिस्तें जब हमें बहाल मिल जाएंगी तो हम तहरीक कदम लेकर आ जाएंगे। देखिए, तहरीक अदम बात लेके आना, अगर उनके पास सीटें आ जाती हैं तो उनका हक बनता है। दूसरा ये है कि नवाज शरीफ के केस का फैसला यहाँ लोग जो भी लोगों की इन्होंने केस की उसका फैसला पाकिस्तान में करना है, मैंने आपने नहीं करना। मैं तो इतना कहूंगा कि खुदा के वास्ते अपोजिशन को भी चाहिए कि मुल्क को चलने दे। एक अच्छी टीम आई है जो मुल्क को बुहरान से निकालना चाहती है, जो मुल्क को तरक्की की मंजिल की लेकर तरफ जाना चाहती है। उनके साथ तमाम इस वक्त सूबों के वज़ीर आला सारे आपस के इत्तेहाद के साथ चल रहे हैं। एक जगह पे उनकी सुन्नी ताकत की गवर्नमेंट है, वो उनकी चीफ मिनिस्टर ने भी वज़ीर से मुलाकात की है, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट यही है कि मुल्क को आगे चलाने के लिए वो जो है ना वो नफरत की सियासत ना करें, वो मोहब्बत की सियासत करें। और मैं समझता हूँ कि तहरीक-ए-जमात इमरान खान के खिलाफ भी आई थी, किसी और के खिलाफ भी आ सकती है, लेकिन इससे मुल्क आगे नहीं जाएगा। मुल्क को आगे जाने के लिए इत्तेहाद पैदा करना होगा, आपको बैठ के चीजें सेटल करनी होंगी। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा, चीजें सेटल करने के लिए, मुल्क में तरक्की लाने के लिए दहशतगर्दों को किसी सूरत भी हम छूट नहीं देंगे। ये 9 मई के वाकये में जो लोग मुलव्वस थे, ये दहशतगर्द थे। अच्छा। ये वही लोग हैं, ये वही लोगों की मुआवजत से आज भी हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है। नहीं, आवान साहब सॉरी फॉर इंटरप्ट, आप आवान साहब जिनको दहशतगर्द कह रहे हैं वो तो रुकने सूबाई असेंबली हैं, रुकने कौमी असेंबली थे, वो तो पार्लियामेंटेरियंस भी थे। रुकने कौमी असेंबली बनने से बंदे के ऊपर जो सब्बा लगा होता है वो खत्म नहीं हो सकता। हम जो है, हमारी क्योंकि गैर सियासी तंजीम है, पर्सनल सोसाइटी, हम किसी एक फर्द के खिलाफ नहीं है। हम ये कहते हैं कि जो भी लोग फौज के खिलाफ हैं, जो फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे अभी देखें ना एक्स को बैन किया है, हमारा मुतालबा है कि इसको बैन रखा जाए। हमें वो सोशल मीडिया नहीं चाहिए जिसके ऊपर हमारे फौजियों के खिलाफ या हमारे फौज के सिपाहसालार के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए या हमारी ISI के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए। पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। यहाँ जिसका दिल ज्यादा मुंह उठाता है वो चीफ हमारे साहब के खिलाफ बात करनी शुरू कर देता है, वो मौजूदा फौजी क्यादत के खिलाफ बात करनी शुरू कर देता है। देखिए, फौजी क्यादत इस वक्त जिस दहशतगर्दी के आलम से गुजर रही है और वो जिस तरह उसका मुहासबा कर रही है और जिस तरह हमारे मुल्क को दहशतगर्दों ने घेरा हुआ है, आपको पता कौन किन किन की क्या क्या मुखालफत है कि मैं इस वक्त किन किन नमसाओं का नाम लूं। लेकिन इसके बावजूद फौजी क्यादत जो है वो दिन रात की काबिशों से मुल्क को अमन का गवारा बना रहे हैं। रोज हमारे नौजवान शहीदों के जा रहे हैं। ये लोग जो बातें करते हैं, ये सुन्नी ताकत वाले, और ये इनको कहीं 4 बंदे दें ना, अपने बेटे भी दें तो उनको भी हम बॉर्डर पे लेके जाएं, वो भी शहादत का दर्जा ले। इनके लिए शहादत कोई बुरी बात तो नहीं है, ठीक है ना। सारी उम्र तो इन्होंने सुन्नी ताकतों ने यही कर दी ना शहादत का, तो चले ये खुद भी जाके वहां पे दहशतगर्दी के आगे जंग लड़े और शहीद हो। ये सब्जियों में बैठ के पैसे लेने और तनख्वाहें लेनी और प्रापो करने के लिए ये बड़े आसान लगते हैं। तो इसका हल ये है, इसका हल क्या आपको नहीं लगता आवान साहब, इसका हल ये है कि एक करारदाद लाई जाए, एक कानून साजी की जाए कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या हमारे जो प्राइवेसी और जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके खिलाफ कोई क्राइटेरिया, कोई निज़ाम बनाया जाए? बिल्कुल
بالکل جی, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا تو مطالبہ ہے موجودہ, کیونکہ 2-3 جماعتوں کی کولیشن سے گورنمنٹ بنی ہے, تینوں سے ہماری گزارش ہے, ہم ان کو خط بھی لکھ رہے ہیں کہ اسمبلی میں اس طرح کی قرارداد لائی جائے کہ فوجی قیادت کے خلاف یا فوج پاکستان کے خلاف یا انٹیلیجنس اداروں کے خلاف جو لوگ پروپیگنڈا کریں ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ درج ہونا چاہیے, اور ان کو پاکستان میں رہنے کے لیے ان کی کوئی جگہ بھی نہیں چاہیے, کیونکہ ہماری فوج ہے تو ہمارا ملک ہے, اور ہم پوری دنیا کو اپنی فوج سے ہی ڈراتے ہیں, اور ہماری فوج اللہ کے فضل سے اتنی مضبوط ہے کہ انہوں نے جس قسم دلیری سے دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے, جتنی انہوں نے قربانیاں دی ہیں, اس کو تاریخ کبھی نہیں بھلا سکتی. اسٹیبلشمنٹ کا بڑا کردار ہے پاکستان کی ہسٹری میں, پاکستان جب سے بنا ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ پر وقتاً فوقتاً مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سیاسی بیان بازی, سیاسی الزامات, من گھڑت الزامات لگائے ہیں, ہر دور میں آج بھی لگ رہے ہیں. اس سے اسٹیبلشمنٹ کو کیسے بچنا چاہیے؟ اس سے بچنے کے لیے سب سے بہترین تو حل یہی ہے جی کہ موجودہ قیادت جس طرح چل رہی ہے کہ وہ سیاست میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, اور جن کاموں میں گورنمنٹ کو ان کی معاونت کی ضرورت پڑتی ہے وہ ان کے ساتھ چلتے ہیں. تو جس طرح موجودہ قیادت چل رہی ہے, اگر اس طرح آپ چلیں گے تو کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے نا وہ فوجی قیادت میں تنقید بھی نہیں کرے گی, اور فوج کا سیاست میں رول بھی کوئی نہیں ہوگا اور ہونا بھی نہیں چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت کی فوجی قیادت جو ہے وہ جس طریقے سے موجودہ حکومت کو لے کے آئی ہے, اور انہوں نے الیکشن کروایا ہے, اور انہوں نے ہر وہ کام کیا ہے جس کے لیے حکومت کو ان کی معاونت کی ضرورت تھی, تو میرا ان کا کوئی کردار نہیں رہا الیکشنوں میں. اس سے پہلے آوان صاحب پنجاب میں بزدار صاحب کی حکومت تھی, اور اب وہاں مریم نواز صاحبہ ہیں, تو کیسے دیکھتے ہیں خاتون سی ایم کو؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی خوشائن بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ پنجاب کی چیف منسٹر بنی ہیں, اور یہ ایک اچھی بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ عثمان بزدار کو اور مریم نواز کو اکٹھا نہیں کر سکتے, اس لیے کہ مریم نواز جو ہے اس کے فادر 2 دفعہ ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں, ان کے فادر جو ہے وہ 2 دفعہ چیف منسٹر پنجاب رہے ہیں, وہ ایک سیاسی گھرانے سے ہیں, پھر ان کی طویل جدوجہد ہے سیاست کے لیے, اور وہ اپنی پارٹی کی چیف آرگنائزر ہیں, اور انہوں نے پورے ملک میں جو ہے وہ اپنا سیاست میں اپنا ایک لوگوں کو رول دکھایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز کے ہوتے ہوئے پنجاب میں بہت سارے ترقیاتی کام ہوں گے, پنجاب کے لوگوں کو بہت ساری آسانیاں ملیں گی, بہت سارے محنت کشوں کے لوگوں کے مسائل حل ہوں گے, اور پنجاب بڑی ترقی کرے گا. اور وہ آپ عثمان بزدار اور مریم نواز کو ایک لائن میں کھڑا نہیں کر سکتے. ایک آخری سوال ہے آپ سے. سنی اتحاد کونسل اور جو پی ٹی آئی کے لوگ اس میں چلے گئے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پاکستان کی سب سے بڑی جماعت آج بھی ہیں, آگے ان کا فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ان کا آگے کوئی فیوچر نہیں ہے, نہ یہ پاکستان کی بڑی جماعت ہیں. لوگوں نے دیکھیں جو ان کو سیٹیں ملی ہیں وہ اب تو پی ٹی جو ہے نہیں وہ سنی اتحاد کونسل بن گئے, اور آگے جا کے ان کے اوپر جتنے مقدمات ہیں جس طرح کی یہ سیاست کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ لوگوں میں بھی ان کا جو ہے نا آہستہ آہستہ وہ جو ایک لوگ ان کو پسند کرتے تھے وہ بھی بات ختم ہو رہی ہے, اور ان کو اللہ نے ایک موقع دیا ہے کہ یہ چاہیں تو چپ کر کے بیٹھ کے اپنے ملک کے لیے کام کریں, اور آپ موجودہ حکومت کا ساتھ دے کے حکومت کو بحران سے نکالیں, پاکستانی عوام کو بحران سے نکالیں, پاکستانی عوام کی جو ہے نا پریشانیاں ان کے اوپر یہ ڈسکس کریں. آپ نے کہا اللہ پاک نے ان کو موقع دیا ہے کہ وہ افہام و تفہیم کے ساتھ بیٹھیں اور حکومت کا ساتھ دیں, لیکن آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر احتجاج, پھر سپہ سالار کے خلاف نعرے بازی. جب بانی پی ٹی آئی عمران خان سے پوچھا گیا, سوال کیا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں, انہوں نے کہا یہ ہمارے لوگ ہیں. پھر ان سے سوال کیا گیا کہ یہ تو سپہ سالار کے لیے برا بلا کہتے ہیں, کہا کہ اس کا علم مجھے نہیں ہے. دیکھیں, میں پہلے دن سے 1 سال سے سر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو یہ پی ٹی آئی جو ہے نا یہ دہشت گرد جماعت بن چکی ہے, یہ سیاسی جماعت نہیں ہے, اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے. یہ ہمارے سپہ سالار کو برا بھلا کہتے ہیں, یہ فوج پاکستان کو کہتے ہیں,
कौन मुहिब वतन हो सकता है जो IMF को खत लिखे कि पाकिस्तान को, जो लोग पाकिस्तान को बुरान से निकालने के लिए, पाकिस्तान की मिशन को ठीक करने के लिए जो लोग इस मैदान में निकले हुए और IMF के तरले कर रहे हैं कि हमें पैसे दे ताकि हम अपने मुल्क में निकालें, और दूसरी तरफ खत लिखे जाए और एहतजाज किया जाए, तो आपको खुद ही अंदाजा होना चाहिए कि कौन मुहिब वतन है, कौन मुल्क के खिलाफ। ये PTI वाले सियासत में इतना आगे जाना चाहते हैं कि ना ये फौज को देखते हैं, ना ये मुल्क को देखते हैं। इन्होंने, मैं ये समझता हूँ, मैं आज भी आपको बताऊं कि ये पानी PTI की जो है ना तरबियत है, ये जो लोग कहते हैं ना कि मुर्गी नहीं है, मैं खुद इस बिल का विजिलेंस हूँ कि हम जब लाहौर में होते थे वहां पे बड़े दर्स होते थे जमान पार्क में कि अगर इस तरह का हमला हुआ तो इस पे हमला करना है, इस तरह का। और जो कुछ 9 मई में इन्होंने किया, पूरी दुनिया में इन्होंने हमें रुसवा किया है, मुल्क में आग लगाने की कोशिश किया, दुश्मन को इन्होंने मौका दिया है कि वो पाकिस्तान के ऊपर तरह तरह की बातें करे, और इनके होते हुए दुश्मनों की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 9 मई के किसी बंदे को ना छोड़ा जाएगा, अदालतें हमारे ऊपर रहम करें और थोड़ी सी मेहरबानी ये करें कि 9 मई के लोगों की जमानतें ना लें, इनके बल्कि ट्रायल करके इनको सजाएं दें, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर किसी की जरूरत ना हो कि वो पाकिस्तान की फौजी क़यादत के खिलाफ कोई बात करे या पाकिस्तान के फौजी अदारों के ऊपर कोई हमला करे। ठीक है, आगे आपका पॉइंट अजीज अवान साहब, आपने कीमती वक्त दिया, आपका शुक्रिया। और सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि मुल्क में क्या होने जा रहा है आगे, वफाकी हुकूमत के कौन से, वफाकी हुकूमत को कौन से चैलेंजेस हैं, इस पर भी हम बात करेंगे कि किस सिमत हमारी मईशत जा रही है, क्या मौजूदा हुकूमत के पास पोटेंशियल है इन तमाम चैलेंजेस को वो कैसे संभाल पाएगी। अपोजिशन बड़ा टफ टाइम दे रही है, मुल्क मौशी बहरान में है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मंजर हुसैन रजी साहब ने ज्वाइन किया है। खुश आमदीद कहेंगे मंजर साहब। बहुत खुशी। मंजर साहब मुझे बताइएगा, IMF ने आखिरी किस भी बस समझे दे दी, बस मिल जाएंगे, फिर 4 साल का एक और प्रोग्राम हुकूमत वक्त कह रही है कि हम तय करेंगे 7 से 8 अरब डॉलर, फिर मिलेंगे 4 साल का एक और प्रोग्राम का मुआहदा भी हम करने के ख्वाह हैं। इसका मतलब ये कि आगे 4 साल और IMF के साथ चलना होगा। तो फिर ये जो सियासतदान, अक्सर एक हम मुहावरा सुनते हैं कि हमने IMF के चुंगल से निकलना है, तो भाई जब मुआहदे करेंगे तो निकलेंगे कैसे? जी साजिद, की कहने की बातें निकलने वाली तो कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही है। कर्जे पे कर्जे लिए जा रहे हैं और उसके कोई रिलीफ आवाम को नहीं दिया जा रहा है। समझ में नहीं आ रही, हजारों अरबों डॉलर के कर्जे हम पे चढ़ चुके हैं और हमारी हालत आप देख रहे हैं, कराची से लेके केपी तक हाल हमारा बद से बदतर है। हमारे तकरीबन पड़ोसी मुल्कों में आप देखें, उनकी तरक्की हैरानकुन तरक्की है। चाइना को देख लें, ईरान जिस पर पाबंदियां लगी हुई है उसकी तरक्की आप देख लें। इंडिया ने जो है इतनी तरक्की करी है कि वो पानी से अपनी ट्रेन जो है वो गुजार रहे हैं, सड़कें पानी के अंदर बना रहे हैं, टनल बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। उनकी तरक्की देखें और अपनी बस्ती देखें तो अब तो बहुत समझ में नहीं आ रहा कि हमारा होना क्या है। खित्ते में करेंसी की अभी सबसे कम वैल्यू हमारी हो गई है। अब हम तो बहुत पीछे की तरफ जा रहे हैं। साजिद, समझ में नहीं आ रहा ये लोन लेते ही अदा कैसे करेंगे। तमाम हम इतना कर्जा ले चुके हैं और मजीद कर्जा लेने से हम पास नहीं आ रहे। हमारी जो अफसरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, टेक्नोक्रेट्स है, ये पेट्रोल मुफ्त ले रहे हैं, ये बिजली की यूनिट फ्री ले रहे हैं। इन लोगों पे जब तक पाबंदियां नहीं लगेंगी तो कर्जे पे कर्जा चढ़ता जाएगा और ये तो बहुत हम तबाही की तरफ जा रहे हैं, मुकम्मल तबाही की तरफ जा रहे हैं। आपने जिस तबाही का आप जिक्र कर रहे हैं या इंडिया दे रहे हैं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से ये सवाल हुआ था माजी में, तो उन्होंने कहा था पाकिस्तान कोई पब्लिक प्राइवेट कंपनी नहीं है कि अगर डिफॉल्ट हो जाएगा तो कोई कयामत आ जाएगी। तो ये इस बयान को आप कैसा देख रहे हैं? अब वो सदर मुमलिकत हैं इस वक्त। देखिए, यहाँ पे आपको एक बात बताऊं, सबने ज़हनी तौर पे सब तैयार बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है सबने सोच किया कि यार जो हो रहा है हो, अपने हिस्से के हमें पैसे मिल जाने चाहिए, हम अमीर हो जाएं। किसी को मुल्क की, किसी को कौम की कोई फिक्र नहीं है। लोग खुदकशियां कर रहे हैं, आपको पता है रोजाना की बुनियाद पे खुदकशियां हो रही है। डकैतियों की वारदात में आपको मालूम है तकरीबन सिर्फ कराची में 2 से ढाई महीने में 40 के करीब लोग जो है वो मारे गए, 70 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। मतलब डकैतियां
वारदातें, चोरी, कच्चे के डाकुओं ने जिंदगी आजाब करी हुई है, ड्राइवरों को मार रहे हैं, वो कोई रोक टोक नहीं है, ऐसी बिल्कुल इस तरफ जा रहे हैं जिस पे जो है ना बस अंदेशा है। डरता हूँ वो अल्फाज कहते हुए कि हम जा किस तरफ रहे, कोई कानून नहीं है, लाकानूनी अपनी इंतहाओं पर है और सब इत्मीनान में बैठे हुए और सब कोई 1 रुपया अपना खर्च किए नहीं, कमी करने को तैयार नहीं है कि भाई प्रोटोकॉल खत्म किया जाए, तमाम फ्री की बिजली बंद की जाए, तमाम फ्री का पेट्रोल बंद किया जाए, फ्री की गैस बंद की जाए, आवाम को रिलीफ दें। तो ये महंगाई करके जो है हुक्मरान महंगाई खत्म कर रहे हैं और महंगाई करते हैं और कहते हैं महंगाई खत्म कर रहे हैं। तो ये तो टोटल झूठ पे हुकूमतें चल रही हैं। इनकी ऐसी झूठी हुकूमतों के बारे में मैं क्या आपसे मंजर साहब, चूंकि आप सीनियर सहाफ़ी हैं, मैं कराची और सिंध पे लास्ट में एक सवाल आपसे ज़रूर करूँगा। मैं चाह रहा हूँ एक और सवाल आपसे कर लूँ। वफाकी सियासत में बानी पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद का आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं, और ये मौजूदा हुकूमत अपना आईनी मुद्दा पूरा करेगी, करने में कामयाब होगी, और जो ये चैलेंजेस हैं इनसे ये निमट लेंगे? देखिए, चैलेंजेस से निमटना, जो 16 महीने की पीडीएम की आपने हुकूमत देखी थी, तो पीडीएम की पिछली हुकूमत नाकामियों का एक मजमुआ थी, नाकाम तरीन हुकूमत थी। इस दफा भी उसी की सेकंड एपिसोड देख रहे हैं आप। मुझे तो नहीं लगता ये हुकूमत कामयाब होगी, क्योंकि यहाँ पे ना सियासतदान जो है वो मुखलिस नहीं है, अपनी आवाम से मुखलिस नहीं है, कोई महंगाई पे बात करने को तैयार नहीं है। पानी यानी ना शहर में सिर्फ बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। यानी हम जब दूसरों को बताते हैं कि हमारा मुल्क ऐसा है, तो अब ये सूरत हाल हो गई है कि शहरी पे गैस नहीं होती है, इफ्तारी के वक्त गैस नहीं होती है। तो हमने तो रास्ता जो चुना है वो उस रास्ते पे चल रहे हैं जो रास्ता इंतहाई बर्बादी का रास्ता है। कोई अच्छा हमें नजर अभी तो नहीं आ रहा। अब ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर भी लेगी तो महंगाई का एक तूफान आएगा, क्योंकि आप कर्ज ले रहे हैं, कर्ज वापस भी तो करेंगे आप। कोई कर्जा लेना कोई खुशी की बात थोड़ी है। कोई कर्जा किसी से लेके फख्र नहीं होता, उसमें निदामत होनी चाहिए। अब तो फख्र महसूस करते हैं कि हम कर्जा लेके फखरिया बता रहे होते हैं टीवी पे आके कि हमने $1 अरब की किस्त मंजूर करवा ली है, वो किस्त वापस कौन करेगा? तो ये तो कोई सोच ही नहीं रहा है। तो बहुत बुरे वक्त की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह खैर करे, कानून की बालादस्ती जिस मुल्क में नहीं हो वो इसी तरह की रियासत बनते जा रहे हैं। कानून की बालादस्ती नहीं है, चोर डाकू जो है वो आजादी से घूम रहे हैं कराची से लेके खैबर तक, तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो बस ना मुझे भी अच्छे हालात जो है वो नजर नहीं आ रहे। दुआ है अब आ जाते ना मंजर साहब, सिंध में आ जाते ना, असेंबलियां सिंध में बहाल हो गई। मुसलसल चौथी बार सिंध की आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फिर मैंडेट दे दिया, और फिर उन्हीं की अपनी टीम, उनके अपने वज़रा आ गए, नशिस्तें संभाल ली, कानून साजी शुरू हो गई, सेशन इजलास शुरू हो गए। जिसकी आप जहां मेरा आप ध्यान देना चाह रहे हैं, जिस डकैतियों की आप बात कर रहे हैं, वारदातों की और कच्चे के डाकुओं की, तो ये क्यों नहीं ख़त्म हो रहे? वजह क्या है? ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। भाई इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। मेरी तो अक्ल हैरान होती है कि 300-400 डाकू हैं, ये आपसे खबर ही नहीं हो रही, ना आप इनको खत्म कर पा रहे हैं। उन्होंने अपनी रियासत बनाई हुई है कच्चे के डाकुओं ने, और 15 साल के बाद जब अभी सीएम सिंह मज़ारे कायद आए थे तो उनका पहला जुमला था कि अमन अमान मेरी पहली तरजीह होगी। 15 साल में आप अमन अमान की बहाल नहीं कर सके, मतलब इनका एतराफ था। अगर आप सुने ना, जब ये बात कर रहे होते हैं, ये एतराफ कर रहे होते हैं कि हमसे ये काम नहीं हुआ, पानी शहर को नहीं दे पाए तो इनका एतराफ है, ये ट्रांसपोर्ट का मसला हल नहीं कर सके तो ये इनका एतराफ है। बच्चे आज भी कटर के ढकने ना होने की वजह से गिर के बेचारे मर रहे हैं। 5वीं बच्ची कल या परसों बच्चा मरा है, तो ये भी इनका एतराफ है कि कटर के ढकने नहीं लगा सके, सड़कें बना नहीं सके, पानी दे नहीं सके। ये फिर कह रहे होते हैं कि हम कर रहे हैं। भाई 15 साल से आपकी हुकूमत है, ये तो लगता है कि दुनिया में 5 साल मंशूर होता है। पाकिस्तान पीस पार्टी जो है वो 50 साल मंशूर लेके आई है। अगर 50 साल में भी ये मसले हल हो जाए ना, तो आप साजिद इसको बड़ी बात समझिएगा। तो वजूहात क्या हैं? ये मसाइल हल करने के लिए पोटेंशियल नहीं है, लोग नहीं है, रेंजर भी यहाँ मौजूद है, पुलिस भी यहाँ मौजूद है, CPLC, PCLC, पता नहीं कितने इदारे इन डकैतों के खिलाफ काम करने में मसरूफ़ अमल हैं, अरबों रुपए के बजट जाते हैं, SSU है। वजूहात क्या हैं? ये क्यों नहीं मुट्ठी भर लोग जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये इनको कोई नथ डालने वाला नहीं है?
लेकिन यहाँ पे जो थाने बड़ाए फरोख्त होते हैं 10 लाख से लेके 30-40 लाख तक थाने बिकता है। जो 30-40 लाख का थाना खरीदेगा वो अपने लोग होते हैं, पुलिस खुद मुलविस होती है डकैतियों में, वारदातों में, पुलिस वाले खुद कर रहे हैं, खुद ये लोग जो है डकैतियां मार रहे हैं। तो ये जो दावे का आवाज जो है वो बिगड़ा हुआ है, कोई रोकने वाला नहीं है। रेंजर्स को FIR बनाया जाए और जिस थाने की हुदूद में डकैतियां उसको फौरी तौर पर उसको सस्पेंड किया जाए, उसको नौकरी से बरतरफ किया जाए, सख्त तरीन कानूनी कार्रवाइयां की जाए। ये सिर्फ भाषण देते रहते हैं, लोग शहीद हो रहे हैं, कराची में मारे जाते हैं, 3-4-10,000-20,000 के मोबाइल के लिए वो गोली मार के चला जाता है। लूट मार बिल्कुल शहर में कोई शख्स महफूज नहीं है। लेकिन इनसे बात करो तो ये कहते हैं कि हम आप दुनिया में देखें, ये दुनिया दिखा रहे होते हैं हमें, ये अपना हाल दुरुस्त करते नहीं है, क्योंकि इनमें इनको काम करना नहीं है। इसी साल से 15 साल हो गए, 30 साल भी हुकूमत रहेगी तो मुझे कुछ बदलता हुआ नजर जो है ना वो नहीं आ रहा कि कुछ सिंध में बदलेगा। आप लाड़काना को खूबसूरत नहीं बना सके, आप खैरपुर, मीरपुर, नवाब शाह को खूबसूरत नहीं बना सके, तो कराची को आप क्या खूबसूरत बनाएंगे? तो पहले जिन शहरों से आप अपने आबाई इलाके हैं, पहले आप उनको तो बेहतर करें, तो फिर आप दूसरी जगह आएंगे। आप अपने इलाके, आपके इलाकों की हालत है कि आप लाड़काना जाए तो आपको अंदाजा होगा कि लाड़काना खंडरात में बदला हुआ शहर है बिल्कुल। मतलब मोहनजोदाड़ो की तहजीब जो थी उससे भी बदतर इन्होंने हालात कर दिए। लोग यानी जहाँ जिस बड़े शहर में जिनकी रक्षे चल रहे हो उससे आप ट्रांसपोर्ट का अंदाजा लगा लें, जबकि 1960 में डबल टेकर बसें चलती थी, तो सारी का अंदाजा लगा लें हम कितने पीछे चले गए। सर लास्ट मेरा आपसे सवाल है, जब हम सवाल करते हैं या जब हम तनकीद करते हैं तो हमें आगे से जवाब ये मिलता है कि हम चौथी बार मैंडेट लेकर आए हैं, हमें अवाम वोट करती है और वो वोट इसलिए देती है कि हम काम करते हैं, हम नौकरियां देते हैं, हम सड़कें बनवाते हैं, हम हॉस्पिटल बनवाते हैं, हम स्कूल बनवाते हैं। साजिद बात ये कि वोट के लिहाज से तो ये बात दुरुस्त कहते हैं लोग, इनको ही वोट देते हैं, क्योंकि अपोजिशन तो सिंध में तकरीबन खत्म हो चुकी है, लोग इनको वोट दे रहे हैं। तो अब ये तो क्योंकि सारे वडेरे सारे जो है वो सब इनकी जमात में आ गए, तो अपोजिशन है ही नहीं और कोई सिंध के लोगों के पास तो कोई दूसरी चॉइस भी नहीं है, तो वो इनको वोट दे देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भाई अब चौथी दफा आप आए, कम से कम इस दफा आप काम करते हैं, कुछ तो आप सिंध के हालात को तब्दील करें। आप सिंध के हालात के आप तो जाते रहते हैं साजिद, आप अपने इलाकों के हालात खुद देखें आप कि उनके हालात क्या चल रहे हैं, उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं। मैं तो जहाँ जहाँ गया हूँ मुझे कोई अच्छे हालात कहीं के भी नजर नहीं आए, और ये दावे कर रहे होते हैं तो बस जब दावे कर रहे हैं तो क्या कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल इनको मैंडेट मिलता है और अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए, आपकी ये मैंडेट का साथ जो है अच्छा करें और पूरे सिंध में काम करें। और पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि ये काम क्यों नहीं करते, ये मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन कई काबिल वज़ीर आला सिंध जो है एक काबिल शख्स है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया मंजर रिजवी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपने अपना मौक़िफ़ दिया। हमें काम करना है और काम करना है ताकि तामीर और तरक्की का सफ़र चलता रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।